Hello everyone, this is me Supriya and you're watching current affairs session on Veranda IAS. आज के सेशन का एजेंडा बहुत सिंपल है। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को समझना, यूपीएससी के लेंस से देखना और उनको लॉजिकली ब्रेक डाउन करना। So we are going to have a look on the most important current affairs for today's that made space in the newspaper. आज के ये जो 5 टॉपिक है उस पे थोड़ी नजर डालते हैं। अब आज का जो न्यूज़पेपर था वो बहुत सारे मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड इंटरनेशनल टॉक्स कैसे चल रहे हैं, इट वाज ऑल अबाउट दैट। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ना समझना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है एंड विच वे यू हैव टू फोकस ऑन द मेंस पर्सपेक्टिव फॉर द आर्टिकल्स। Let's take a quick look at today's topic. First is fostering a commitment to stop maternal deaths. एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोशल जस्टिस का टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है ते रेलेवेंट है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी थॉरोली। देन कम्स बैटिंग फॉर प्रिवेंशन। यहाँ हम देखेंगे वन हेल्थ अप्रोच क्या होती है और कैसे जूनोटिक स्पिलओवर जैसे थ्रेट से निपटा जा सकता है। Then comes the rising sea, shifting lives. Climate migration और democratic challenges की कहानी है ये. We'll understand that as well. Free fall of moral leadership देखेंगे जहाँ पे international governance और credibility का मुद्दा उठाता है ये आर्टिकल. Then very important COP30 आ रहा है, उनसे पहले बॉन्ड टॉक्स चल रहे हैं, क्लाइमेट नेगोशिएशन डायनामिक्स और इंडिया के स्टैंड को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज फॉस्टरिंग अ कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ्स। एक ऐसा इशू जो GS2 के हेल्थ सेक्शन में हर साल आता है और एथिक्स पेपर में भी बहुत ही इनडायरेक्टली लिंक होता है। विल टेक अ लुक ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला टॉपिक है एक ऐसा इशू जो हेल्थ के साथ साथ गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों से जुड़ा हुआ है, मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि डिस्पाइट प्रोग्रेस जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है MMR अभी भी 93 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स है एज पर SRS 2019-21 के रिपोर्ट के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा हर साल लगभग 32,000 women अपनी जान खो देती है मोस्टली ड्यू टू प्रिवेंटेबल कॉजेस। अब ये सिर्फ एक हेल्थ स्टैटिस्टिक हमारे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नहीं देखना है, ये एक मॉरल फेल्यूर है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करके थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर मैटरनल डेथ्स जो हैं अवॉइडेबल हो सकती हैं। टाइमली एक्सेस टू एंटीनेटल केयर अगर मिला, थोड़ा सा इमरजेंसी ओबस्ट्रिक सपोर्ट मिला तो वो अवॉइड हो सकता है। अब स्टेट्स को जो मतलब को कहा जा रहा है कि केरला जैसे मॉडल्स को अडॉप्ट कर लीजिए जहां कमिटमेंट बेस्ड और इमरजेंसी फोकस स्ट्रेटेजीज ने बहुत ही ज्यादा कमाल दिखाया है। बट देन दिस इज द आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि कैसे अभी जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जर्नी है, जो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है ना, उसमें टारगेट लिया है कि 2030 तक MMR को जो है मोर्टेलिटी रेट को 70 पर 1 लाख बर्थ से कम करना है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 भी इसी गोल को सपोर्ट करती है। 5 इनिशिएटिव्स भी काफी देखने को मिले, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, वो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप एक बार उसको प्रिंट के हिसाब से भी देख लीजिए, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैटरनल हेल्थ के चलते। तो ये जो केरला मॉडल का मैं बात कर रही थी, केरला ने एक इमरजेंसी ट्रायज सिस्टम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस बनाया और कंटिन्यूम ऑफ केयर इंश्योर करते हैं। वो एक सिग्निफिकेंट लेवल तक उन्होंने जो है VMMR को रिड्यूस करने में सक्सेस हासिल की। अब ये क्या होता है, ये प्रूफ है गवर्नेंस का। अगर वो फोकस्ड रहे तो ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये था कैसे वो एक मॉडल के बेस पर हम लोग बाकी सारे स्टेट्स भी उसको अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि GS2 का जो पेपर है उसमें हमेशा हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर स्टेट लेवल मॉडल्स के बारे में जब डिस्कस होगा तो आप केरला के हिसाब से वो बोल सकते हैं कि केरला ने कैसे एक सक्सेसफुल मॉडल मतलब बनाया है एक्सेट्रा। यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स। तो मैटरनल मोर्टेलिटी एक सिर्फ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए ये एक टेस्ट है गवर्नेंस का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का और हमारे सोसाइटी के प्रायोरिटीज का भी। जैसे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाते हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग आवर रैंक इन दैट, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस के सक्सेसफुल होने का एक एक स्टेप है। इफ वी डू दिस, इफ वी अचीव दिस काइंड ऑफ सक्सेस इन आवर कंट्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जर्नी आसान होती जाएगी। तो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है उसको एग्जैक्टली होता क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अब MMR का मतलब है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, यानी हर 1 लाख डिलीवरी के बाद कितनी महिलाओं की डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। MMR जो है वो सीधा लिंक होता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के रिपोर्ट कार्ड के तहत। जितना ज्यादा MMR होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इधर लैक ऑफ एक्सेस, डिले ट्रीटमेंट या कुछ पुअर एंटीनेटल जो केयर होता है वो बहुत खराब होता है उसके चलते। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेंड देखते हैं डेटा का कैसे है। 2004 एंड 6 में 254 था, आप इमेजिन करो, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी उस टाइम पे। 2013-15 में 130 तक आ गए हम। जैसे ये जो योजना थी जननी सुरक्षा योजना के, यहाँ पे हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। 2019-21 के सालों में MMR हो गया 97। ये हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है वो क्या है, हमें इसको 97 से 70 पर लाना है। अब ये जो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये दिखाता है कि पॉलिसी जो है वो वर्क कर रही है, बट उसमें कमिटमेंट और स्केल दोनों होना चाहिए। हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू कीप इट एंड अंडरस्टैंड कि MMR क्या होता है, उसका रिपोर्ट्स कौन बनाता है, एंड आपके मेंस आंसर को आप ये अगर डेटा कोट करेंगे कि कैसे हम एक प्रोग्रेसिव जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, it will enhance your answer very nicely. I hope you've understood कि maternity mortality rate क्या होता है। यहाँ पे हम ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 डिलेज मॉडल होता क्या है। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि मैटरनल डेथ्स क्यों होती है इवन व्हेन सर्विसेज आर अवेलेबल, प्रॉब्लम कहाँ होती है और डिलेज कैसे होते हैं। अब पहला डिले यहाँ पे वो आर्टिकल बताता है कि डिले इन डिसीजन टू सीक द केयर। सबसे पहला डिले होता है ये डिसीजन लेने में ही, यानी माँ या परिवार टाइमली डिसाइड ही नहीं कर पाता कि डॉक्टर के पास जाना क्यों है। ये इसीलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती उनको, कुछ कल्चरल टैबूज होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है और सोशल हेजिटेशन भी एक पार्ट है इसका। ये डिले एक बिहेवियरल प्लस अवेयरनेस का फेल्यूर बोल सकते हो आप यहाँ पे। देन व्हेन इट कम्स टू डिले इन रीचिंग द केयर, तो ये सेकेंड डिले है। इसमें क्या होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंचने में देर हो जाएगी। आप सोचिए अगर आपका घर कहीं एक जगह पे है और वहां से आपका हॉस्पिटल जो है 50 किलोमीटर दूर है, या रोड सही नहीं है, एम्बुलेंस का एक्सेस नहीं है, मतलब जो भी रीजन है, तो इस सिचुएशन में हम अगर डिसीजन कर भी लेंगे कि वहां पहुंचना है, वी वोंट बी एबल टू रीच। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा टॉपिक से हटके ये कहाँ लिंक हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट के इशू पे यू कैन मेंशन दिस। अभी आता है डिले इन रिसीविंग द केयर। अब आप समझ लो कि आप पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटल, तो लेकिन ये बहुत टेक्निकल डिले है। यहाँ पे आप समझिए, हॉस्पिटल तो पहुंच गए लेकिन वहां डॉक्टर ही नहीं है या मेडिसिन ही नहीं है वहां पे, तो स्किल्ड स्टाफ नहीं होना या इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होना, या ये जो ICU या सर्जिकल सेटअप्स होते हैं ना वो अवेलेबल नहीं होना, ये एक रीजन है। ये थर्ड और बहुत अजीब डिले है जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इसके बावजूद एग्जिस्ट करता है। इसे कहते हैं हम सिस्टमिक फेल्यूर, जहां पे फैसिलिटीज तो होती है पर फंक्शन नहीं करती है।
ये मॉडल को याद रखने का शॉर्टकट ये D3 मतलब डिसाइड करने में, D2 पहुंचने में और D3 ट्रीटमेंट मिलने में डिले। तो ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो फर्टिलिटी ऑलमोस्ट सर्टन ही हो जाएगी। तो हम ये जो मॉडल अभी आपने यहाँ पे सीखा, यू कैन मेंशन दैट इन योर GS2 आंसर्स। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं या वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज कैसे फेल्यूअर्स होती हैं कहीं कहीं जगह पे, उससे रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो ये मॉडल आप उसमें बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ डिलीवरी रूम तक नहीं है, एक पूरा जर्नी जो है एक वुमेन की बहुत रिस्की बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज। हमने देखा मोर्टेलिटी रेट देखी, फिर 3 डिले मॉडल क्या होता है देखा, एक थोड़ा सा चैलेंजेस क्या होते हैं मैटरनल हेल्थ केयर में, लेट्स ट्राई एंड डिकोड दैट। अब तक हमने डेटा और डिलेस के बारे में बात कर ही ली है। तो ग्राउंड रियलिटी पे सिस्टम लेवल फेल्यूर्स जो मैटरनल मोर्टेलिटी को कंटिन्यूसली फ्यूल कर रहे हैं उसको समझते हैं। ये जो FRUs का डिसफंक्शन होता है, आपको सुन के हैरानी होगी कि 66% फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी केसेस हैंडल करते हैं वो या तो बंद है या तो नॉन फंक्शनल्स है। FRU जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्योर्ड एक सेफ्टी नेट जैसे, और अगर वही नहीं चलेगा तो सिस्टम में ब्रेकडाउन होना तो तय है। इफ देन कम्स द अनदर थिंग कि अगर वहां पे कुछ फैसिलिटीज है भी तो वहां पे स्पेशलिस्ट की बहुत कमी होती है, जैसे ओबस्ट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल ही नहीं होंगे वहां पे। ह्यूमन रिसोर्स का जो प्लानिंग होता है बहुत ही पुअर प्लानिंग है यहाँ पे, स्पेशली जो रूरल एरियाज में दिखाई देता है। देन व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, तो आप समझिए अगर रोड खराब हो गया, एम्बुलेंस ही नहीं मिली, तो ट्रांसपोर्ट तो हमेशा से अनरिलायबल है। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे वहां पे तो देन इट इज अ रिकरिंग इशू है, ये है ना। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार जैसे स्टेट्स में, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं टाइम पे। सो ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, रेफरल डिलेज। मतलब कई बार क्या होता है हेल्थ सेंटर्स एक दूसरे को पेशेंट रेफर करते रहते हैं, बट यहाँ पे कोई लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। अब इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होगा, पेशेंट का जो हेल्थ है और डिटोरिएट होता जाएगा इसके चलते। एंड देन कम्स द सोशल डिटर्मिनेंट्स, जो सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, बहुत सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो मैटरनल हेल्थ को मतलब थोड़ा टच भी करना इट्स बिकम्स डिफिकल्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा इसमें। आप एग्जाम्पल देख लो, एनीमिया जो है जो हर दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, it is often due to purely poor diet and बहुत lack of education. So इसे एक सोल्यूशन मिला था जो केरला का मॉडल, मतलब केरला का जो मॉडल था लाइट एट द एंड ऑफ द टनल करके। केरला ने कॉन्फिडेंशियल रिव्यू ऑफ मैटरनल डेथ मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें हर मैटरनल डेथ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है विदाउट एनी ब्लेम्स। यहाँ पे फोकस होता है टू इम्प्रूव द सिस्टम। अब ये क्या है, बहुत ही क्लासिकल केस है एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस का। दिस बिकम्स रेलेवेंस इन GS4 में भी, हाँ, जो एथिक्स के पेपर में भी रिलेवेंट हो जाता है। तो ये था हमारे रियल ग्राउंड लेवल बॉटलनेक्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो अभी चलते हैं एक बहुत ही अलार्मिंग इशू की तरफ, निपा वायरस, जो एक बार फिर केरला में आउटब्रेक बन चुका है। ये टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक का हिस्सा नहीं है, एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। अब ये जो रिसेंट अपडेट हुआ है वो ये है कि केरला में अभी हाल ही में 2 कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक फर्टिलिटी हो गई और दूसरा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। अब ओवर 425 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया है अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये दिखाता है कि आउटब्रेक अगर कंट्रोल करना कितना रिसोर्स इंटेंसिव और टाइम सेंसिटिव होता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो 2001 से लेकर 7 में वेस्ट बंगाल में 66 केसेस थे एंड नियरली 45 डेथ्स हुए थे। 2018 में केरला में भी 17 केसेस आए थे जिसमें से 16 मर गए, मतलब ऑलमोस्ट 94% मोर्टेलिटी देखी आपने। और अब तो ऑलमोस्ट हर साल केरला में आइसोलेटेड आउटब्रेक्स होता ही रहता है।
ये पैटर्न क्या बता रहा है हमें कि एक इमर्जिंग जूनोटिक थ्रेट से डील कर रहे हैं ये ऐसे स्टेट्स। निपा वायरस एक्चुअली होता क्या है? WHO ने जो है उसे क्लासिफाई किया है एज अ कैटेगरी 4 बायोसेफ्टी वायरस। इसका मतलब हाई केस फेटेलिटी रेट और नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट अब तक यहाँ पे कोई ही भी अवेलेबल नहीं है। अब प्राइमरी कैरियर्स होते हैं फ्रूट बैट्स और ये एनिमल ह्यूमन इंटरफेस का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। हमें जो ये वन हेल्थ अप्रोच जिसमें एनवायरनमेंट, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को इंटीग्रेट व्यू से देखा था ना, वी कैन सी दैट हियर वन हेल्थ अप्रोच में, वी कैन सी दैट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय हेनिपा वायरस, है ना? तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के हिसाब से यू सी द आर्टिकल। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी आप यूज कर सकते हैं कि कैसे ये स्टेट्स जो हैं ऐसे आउटब्रेक्स के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। यूज दिस एग्जाम्पल टू शो गवर्नेंस अंडर प्रेशर कैसे काम करता है, एथिकली कैसे मैनेजमेंट होता है जब ऐसे बहुत ही खतरनाक बीमारियां आती है। यू कैन टॉक अबाउट इट। अब जो ये निपा जैसे वायरस हमें ये याद दिलाते हैं कि हम ह्यूमन हेल्थ इज नॉट आइसोलेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड बायोस्फीयर और हमें सारे एस्पेक्ट साथ में लेकर ही हमको यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ, तो विल अंडरस्टैंड कि निपा वायरस के थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। अब जब हमने रिसेंट आउटब्रेक का कॉन्टेक्स्ट समझ ही लिया है तो लेट्स अंडरस्टैंड कि थोड़ा बेसिक फैक्ट्स कैसे होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए नो क्वेश्चंस फ्रेम होने में सपोर्ट आपको मिलेगा अंडरस्टैंड करने में। ये जो जूनोटिक ओरिजिन होता है, निपा वायरस का ओरिजिन जूनोटिक है। इसका मतलब क्या है? एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। सबसे पहली बार ये 1998 में मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। अब इसका नेचुरल होस्ट जो है एक फ्रूट बैट है, स्पेशली पेट्रोपस जीनस के बैट्स जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का लिए जूनोटिक डिसीज एग्जांपल्स मतलब बहुत जरूरी रिवाइज करें आप। स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे जो वायरसेस हैं वो कैसे जूनोटिक मतलब क्या क्या एग्जांपल्स हैं, यू कीप इट इन माइंड दैट। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होता है? अब ये जो वायरस होता है ये एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन दोनों मोड से स्प्रेड होता है। काफी बार जो है कंटामिनेशन होती है इन्फेक्टेड फ्रूट के जरिए। ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल से हो सकता है। इसीलिए केरला जैसे स्टेट्स में कांटेक्ट ट्रेसिंग और फ्रूट सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सिम्टम्स क्विकली प्रोग्रेस करते हैं, जैसे अगर फीवर हो गया, हेडेक हो गई, यू नो ब्रेन स्वेलिंग जैसी चीजें हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल दैट। और सीवियर केसेस में तो कोमा और डेथ तक के लीड करता है ये डिसीज। मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है, एनीवेयर बिटवीन 40 to 75%, जो डिपेंड करता है अगर अर्ली डिटेक्ट कर पाए तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जाना कि कैसे वायरस ओरिजिन, होस्ट, ट्रांसमिट कैसे करता है, ये सारा बात प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एथिक्स या मेंस पेपर में अगर आपको लिखना है तो मैंने बोला कि कैसे मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोसेफ्टी नॉर्म्स को आप मेंशन कर सकते हो साइटिंग दिस आर्टिकल। अब निपा एक हमारे लिए रिमाइंडर जैसे है कि डिसीज प्रिवेंशन सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि अर्ली सर्वेलेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ और इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग से हासिल हो सकता है। एंड कुछ स्टेट्स वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देखा हमने केरला का। सो नाउ वी हैव रीच्ड अ वेरी गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ अप्रोच, जो एक जमाने का हेल्थ पॉलिसी मंत्रा बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे इसको तो जब ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ तीनों को कोऑर्डिनेट करना हो तभी डिसीज प्रिवेंट पूरा काम करता है। इसका डेफिनेशन क्या है? वन हेल्थ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, फ्रेमवर्क है जो रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के ये तीनों एस्पेक्ट्स को, जो तीनों डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो फॉरेस्ट कटते हैं तो वायरसेस माइग्रेट करेंगे ही। दैट्स द कोर लॉजिक बिहाइंड वन हेल्थ। अब इसका 3 पिलर्स हैं जो अगर हम देखें, ह्यूमन हेल्थ, मेडिकल सर्वेलेंस करना, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स को एनहांस करना, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्सेस को बहुत डेवलप करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एग्जाम्पल है, जो एक IDSP करके इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम करके है, दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हेन इट कम्स टू एनिमल हेल्थ, अब एनिमल हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग करके या वेटरनरी नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग करके,
एनिमल ओरिजिन डिसीज को अगर हम ट्रैक करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल कैसा हो सकता है इनिशिएटिव का, जैसे नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, we can give this example। एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो हम हमेशा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, और इकोसिस्टम को मतलब एक रेगुलेट कैसे करें उसकी बात करते हैं। उसके लिए क्या किसकी बात कर सकते हैं, NAPCC की, मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसको हम यूज करके वी कैन टैकल सच काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। अब हमारे जो जूनोटिक डिसीज पर या पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन गिव दिस एज अ सोल्यूशन। वन हेल्थ सिर्फ एक मॉडल नहीं है, यहाँ ये एक नया थिंकिंग पैटर्न है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कि अभी और इवॉल्व होगा। हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं NAPCC जैसे, ये सारे इनिशिएटिव्स ही आगे चल के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ला पाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब जूनोटिक डिसीज मैनेजमेंट का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया का नया रोड मैप होना चाहिए, है ना, ये फ्यूचर जूनोटिक थ्रेट्स लाइक निपा, कोविड जैसे अननोन कोई भी डिसीज हो उसके लिए भी। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जहां पे आइसोलेटेड रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। When we talk about नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम या फ्रेमवर्क, तो इसमें सबसे पहले जरूरत है एक फॉर्मल वन हेल्थ आर्किटेक्चर की, जिसमें ह्यूमन डॉक्टर्स, वेट्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एक साथ मिलकर प्लान करें। अब ये डिपार्टमेंट जो है अभी अकेले अकेले काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे एक बहुत ही की फैक्टर साबित होगा। When it comes to zoonotic surveillances, तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा हमें। फॉरेस्ट ह्यूमन इंटरफेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर डिसीज साइन को हम अगर ट्रेस कर पाएंगे तो इट विल बी लाइक अ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अस। देन व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट फ्रिंज ऑफ केरला एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हाई रिस्क जोन बन जाते हैं, मेघालय, निकोबार आइलैंड जैसे आइलैंड्स। तो वी कैन हैव अ नाइस सर्वेलेंस मैकेनिज्म हियर। अगर हम रैपिड रिस्पांस की बात करेंगे तो अगर हमारे लिए ट्रेन्ड टीम मौजूद हो, फील्ड टेस्टिंग, कंटेनमेंट मेजर्स, मतलब जितनी फास्ट रिस्पांस होगी उतना कम आउटब्रेक होगा, उसकी सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस जैसे वर्ड्स होते हैं ना, इट इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली। When it comes to community education, अब जूनोटिक कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे सबसे की रोल प्ले करता है। फ्रूट्स को प्रॉपर्ली वॉश करना, बैट इन्फेक्टेड एरिया से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना, जो सिक एनिमल्स होते हैं उनसे मतलब उनको अवॉइड करना, दिस कैन बी द स्टार्टिंग मेजर्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो ये जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम ऐसे आउटब्रेक्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं इन फ्यूचर, या अगर कोई पॉलिसी मेकिंग का अप्रोच भी होना चाहिए तो दिस इज हाउ द स्टेप शुड गो। जूनोटिक डिसीज जो है हमसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग मांगते हैं एंड दिस इज व्हाट दिस फ्रेमवर्क गिव्स अस। सो हमें आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है एक क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जो है क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ मेल्टिंग ग्लेशियर्स और राइजिंग टेम्परेचर्स तक सीमित नहीं रहा, अब बात हो रही है घर छोड़ के जाने की मजबूरी में। ये आर्टिकल जो है इमर्जिंग क्राइसिस को एड्रेस करता है, जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट स्पेशली ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज के बारे में बात करता है। तो हो क्या रहा है आखिर, ये जो सी लेवल राइज होता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होता है, कोस्टल जोन जो है फेस करते हैं इकोलॉजिकल कोलैप्सेस, इसका सारा असर पड़ता है एंटायर कम्युनिटीज पे जो फोर्स होते हैं माइग्रेट करने के लिए इनटू डिफरेंट प्लेसेस। जी ये जो ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में। अब हमारा इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है? इंडिया के पास 2.4% जो है ग्लोबल लैंड एरिया है, बट वी सपोर्ट 17% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो प्रेशर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, स्पेशली जो लो लाइन कोस्टल बेल्ट्स होते हैं वैसे। अब अ प्लेस लाइक सतभ्या इन ओडिशा, उन्होंने क्या देखा, इट्स ऑलरेडी सीन अ फुल कम्युनिटी रिलोकेटिंग ड्यू टू सी इरोजन।
अब यहाँ पे सजेस्ट क्या किया गया है, आर्टिकल कहता है कि हम एक राइट बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क चलाएं फॉर क्लाइमेट माइग्रेंट्स, जैसे जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं ना, उनको भी लीगल स्टेटस मिले, रिहैबिलिटेशन का सिस्टम भी अच्छे से बन जाए। ये गवर्नेंस का, ह्यूमन राइट्स का और क्लाइमेट जस्टिस का बहुत ही अच्छा इंटरसेक्शन है। आप देखिए, क्लाइमेट जस्टिस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, GS3 में एनवायरनमेंट के बारे में बात करोगे या नहीं तो गवर्नेंस के बारे में बात करोगे एक्सेट्रा, वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में, यू कैन मेंशन दीज प्रॉब्लम्स। क्लाइमेट चेंज होता है वो एक ड्राइवर जैसे बन जाता है टुवर्ड्स इनइक्वालिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सोशल जस्टिस का भी इन अ वे पार्ट है। तो एनवायरनमेंट की बात जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो उनके थ्रेट से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गई है, तब गवर्नेंस और एथिक्स दोनों का यहाँ पे क्या हो जाता है, रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हम देखते हैं आगे ये आर्टिकल में क्या बोलते हैं। ये जो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट के हॉटस्पॉट है, वो हम उसके थोड़ा सा एक कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड लेवल रियलिटी है। तो थोड़े उसके हॉटस्पॉट केस स्टडी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सतभ्या है ओडिशा में, एक पूरा गांव ऑलरेडी सबमर्ज्ड हो गया है। गवर्नमेंट ने एंटायर कम्युनिटी को रिलोकेट किया है फर्दर इनलैंड में। अब ये इंडिया का पहला डॉक्यूमेंटेड केस है ऑफ प्लान्ड क्लाइमेट रिलोकेशन। ठीक है, अब आपके एग्जाम के लिए ये तो रेडीमेड एग्जाम्पल हो गया क्लाइमेट मिटिगेशन या पॉलिसी रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, देन कम्स होनावर कर्नाटका से, यहाँ की फिशिंग कम्युनिटी डिस्प्लेस हो गई है कंप्लीटली। अभी रीजन क्या था, कोस्टल इरोशन, ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत दे हैव रिलोकेटेड। ये एग्जाम्पल है नेचुरल वर्सेस एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट का, है ना। देन कम्स केरला के लोलैंड्स, अब यहाँ कम्युनिटीज को कॉन्स्टेंट रिस्क होता है, कोस्टल इरोजन का रिस्क होगा या फ्लडिंग का तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन इन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस अगर हुए तो दैट बिकम्स अ वेरी टेरेबल सिचुएशन। अब ऐसे एरियाज में क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजनल एग्जांपल्स देखे हमने कैसे कोस्टल डेमोग्राफी की वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। फिर देखा गवर्नेंस के तहत रिलोकेशन करने के लिए उनके लिए लीगल सेफगार्ड्स क्या क्या है। और ये जो हम यहाँ पे इंडिया का जो एक डेवलपमेंट पैराडॉक्स है, अगर हम क्या इसको एक कोस्ट लाइन के कॉस्ट पर जी रहे हैं, इट साउंड्स लाइक दैट। सो ये था एक इंडिया के कुछ रियल क्लाइमेट माइग्रेशन हॉटस्पॉट जो अभी हमने डिस्कस किए, और उनके कुछ अलग अलग एस्पेक्ट जो किस वजह से वो रिलोकेट किए एक्सेट्रा, यू कैन कीप इट इन माइंड। तो नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये क्या वजह है जो ये कोस्टल डिस्प्लेसमेंट जो है इतनी तेजी से हो रहा है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या नहीं, नो, बल्कि काफी कुछ हमारे ही डेवलपमेंट चॉइसेस का रिजल्ट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो फर्स्ट होगा, पोर्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, सेट जैसे जो होते हैं ये सब मिलकर कर रहे हैं ये सब। कोस्टल इरोजन को एक्सेलरेट हो जा तो बहुत लाजमी है, एंड नेचुरली प्रोटेक्टिव बफर्स को डिग्रेड होना ही है। अब जैसे एग्जांपल देखो आप, ये जो मुंद्रा पोर्ट है कांडला रीजन में, जहां लाइवलीहुड और इकोलॉजी दोनों इंपैक्ट हो रहे हैं, दिस बिकम्स अ एग्जांपल कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट करता है कोस्टल एरियाज को। अब मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, मैंग्रोव एक्ट्स लाइक अ नेचुरल शील्ड, अब ये इरोजन से बचाता है और स्टॉर्म्स का भी इम्पैक्ट कम करता है, बट देन आज उन्हें ही कट किए जा रहे हैं हम इंडस्ट्रियल एक्सपांशन के लिए। हाउ डज इट गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन अ पॉजिटिव वे। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है यहाँ पे, लॉस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्सनिंग इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस, बोल सकते हो आप। जो हम पिछले स्लाइड में भी देखा कि सॉल्ट इंट्रूशन होता है, अब ये जो प्रोसेस है ये एक स्लो डिजास्टर की तरह माना जाता है, जब सी वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, एंटायर रीजन बिकम्स अनलिवेबल ओवर टाइम, जैसा कि हमने केरला के कुट्टनाड में देखा, पार्ट्स ऑफ सुंदरबंस में भी देखा हुआ है। अब चलते हैं, ये सारा पूरा जो है इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क का भी एक हिस्सा है। सबसे अंडररेटेड रीजन होगा, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है
कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अगर हम क्लाइमेट माइग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं या स्लो ऑनसेट डिजास्टर जैसे इरोजन एंड सैलिनाइजेशन को अगर एड्रेस भी करना है, तो वी डोंट हैव एनी फ्रेमवर्क। अब एग्जिस्टिंग डिजास्टर लॉ जो है सडन फ्लड्स या साइक्लोन्स को हैंडल करते हैं, ग्रेजुअल जो डिजास्टर होता है उनको हैंडल नहीं करते। सो यहाँ पे क्लियरली एक लैक ऑफ फ्रेमवर्क हमें दिखाई देता है। अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लैकिंग है, तो कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में पॉलिसी साइलेंस कैसा बन रहा है, हम देखते हैं कि राइट बेस्ड फ्रेमवर्क से हमें इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। लीगल रिकग्निशन की अगर बात हो तो सबसे पहले क्लाइमेट माइग्रेंट्स को लीगल स्टेटस मिलना चाहिए एज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस। आज भी जो अपना घर छोड़ रहे हैं इरोजन या सी लेवल के चलते, उनको कोई डिफाइंड लीगल आइडेंटिटी नहीं है, और जब लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी तो रिहैबिलिटेशन भी अधूरा हो जाएगा। सोशल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ रिलोकेशन की बात नहीं है ना, माइग्रेंट्स को रोजी रोटी, घर, हेल्थ और डिग्निटी भी तो चाहिए साथ में जीने के लिए। लेबर राइट सिक्योर करने पड़ेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग देना पड़ेगा, बेसिक हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी उनको बनानी पड़ेगी। ऐसे लोग बहुत ही जो वॉलेंटरीली माइग्रेट करते हैं उनको ठीक है, लेकिन अगर किसी को फोर्स किया जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। अगर हम कोस्टल पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो होते हैं, पॉलिसी को हमें थोड़ा सा और रीथिंक करना पड़ेगा। डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल जस्टिस का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना कि एक ओवरली रेस्ट्रिक्टिव या ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी बनाई जाए। व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, अब ये सब कुछ होता है टॉप डाउन मॉडल से काम होता है, लेकिन ये नहीं चलता हर जगह पे। जिन लोगों का घर छीनता है उनकी आवाज प्लानिंग में होनी चाहिए। फिशर folk, कोस्टल women, ट्राइबल कम्युनिटीज, इन्हें रिलोकेशन और अडेप्टेशन प्लान्स में हमें एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज सोल्यूशन क्या हो जाएगा, another layer of injustice हो जाएगा यहाँ पे। So the idea is simple. Displacement is not just about shifting the locations, it's about securing lives, dignity, and the rights of the people that they deserve. So moving on toward our next topic, जियोपॉलिटिक्स का एक इक्वेशन है आजकल सिर्फ मिलिट्री राज या एनर्जी सप्लाई स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, लेकिन जब दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन जो है मोरालिटी और एथिक्स से दूर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम क्या, मॉरल लीडरशिप का कोलैप्स होना। यही आर्टिकल है आज का। क्या हो रहा है वर्ल्ड में, विल अंडरस्टैंड। जो ये रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल डिप्लोमेसी के जो ट्रस्ट को ही हिला दिया। गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने ह्यूमैनिटेरियन लॉज की लिमिटेशन हमें दिखा दी, और जो ग्लोबल नॉर्म्स है जैसे पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट्स, न्यूट्रलिटी, अब हेडलाइंस के नीचे ही दब गए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक एथिकल वैक्यूम बनता जा रहा है। इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए? दिस आर्टिकल सेज हमें चाहिए प्रिंसिपल बेस्ड डिप्लोमेसी। पावर की नहीं, प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिसीजंस होने चाहिए, और यहाँ पे इंडिया का रोल आता है। इंडिया के पास है एक यूनिक सिविलाइजेशनल इथोस, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, टैगोर हो गए। वो सब ने मोरालिटी को पॉलिटिक्स के से अलग नहीं, उसमें ही रूट किया। जैसे कि पॉलिटिक्स बेनिफिट ऑफ मोरालिटी इज अ सिन, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये सिर्फ कोट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल विजन है उनका। इंडिया का यहाँ पे पोटेंशियल ये है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को अगर एडवोकेट बनाने के लिए हम अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल साउथ की जो हम वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी एक मोरालिटी ला सकते हैं। जो पीस डायलॉग्स होते हैं क्लाइमेट जस्टिस जैसे एरियाज में, या एथिकल मिडिल पावर बनने के लिए, तो ये पावर पॉलिटिक्स से ज्यादा ड्यूरेबल होती है। सोचने वाली यहाँ पे बात ये है कि जब दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं मॉरली वीक हो जा रहे हैं, तो क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड को मॉरल डायरेक्शन दे सकती है? आंसर हो सकता है यस, अगर वो कंट्री अपने वैल्यूज पे टिक जाए, बल्कि उसके इंटरेस्ट को आगे ना करे। And India stands a very nice potential here, provided it moves ahead with the values.
ये जो मॉरल कोलैप्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी कहानी पहले से ही चलती आ रही है। एक हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है यहाँ पे, जो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। फ्रॉम होप टू हिपोक्रेसी का जर्नी। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ ना, तो दुनिया ने मिलकर यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किया। यूएस, अब जैसे कंट्रीज थे, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो उस वक्त एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की कोशिश की, जिसमें पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस आइडियल सेंटर में थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आइडियलिज्म से रियल पॉलिटिक्स जो है वहां तक शिफ्ट हुआ है। ग्लोबल पावर्स ने इंटरनेशनल लॉ को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज किया। लेट्स टेक अ लुक एट द की मार्कर्स ऑफ द डिक्लाइन। ईरान का जो इन्वेजन हुआ 2003 में, नो यूएन अप्रूवल और सारे फॉल्स वॉर के नैरेटिव्स दिए उन्होंने। जो 2022 में रशिया का वॉर हुआ यूक्रेन के साथ, उसमें भी देवर लॉट ऑफ वायोलेशन ऑफ सोवरेनिटी, मास डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। और ये जो वेस्ट एशिया में टेंशन होती है, प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, होते रहते हैं। एंड इजराइल पैलेस्टीन इशू, वो तो कब से डेकेड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वायोलेशन करता आ रहा है, लेकिन इस पे ग्लोबली बहुत एक साइलेंस मेंटेन रहता है हमेशा। अब ये जो सब एग्जाम्पल है, ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ये मॉरल डुप्लिसिटी का प्रूफ है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस? आई टेल यू। बिकॉज जो लीडरशिप होती है ना, तो वो सेइंग कि जो लीडरशिप होती है सिर्फ टैंक्स और ट्रिटीज से नहीं होती, उसकी क्रेडिबिलिटी, वैल्यूज और कंसिस्टेंसी से होती है। और जब ग्लोबल लीडर्स रूल्स तो लगाते हैं पर खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। दैट्स वेयर इंडिया और एनी प्रिंसिपल्ड नेशन कैन स्टेप अप by becoming value पावर obsessed नहीं, वैल्यू obsessed। तो अगर हम ग्लोबल लीडरशिप की कहानी को एक लूप में चलता हुआ देख रहे हैं, जैसे कि होप, फिर आइडियलिज्म पे, फिर देन इट कम्स टू द होल पॉइंट कम्स टू द पावर ओनली, एंड देन चला जाता है हिपोक्रेसी पे। मतलब किसी को भी, कोई भी जो ये ग्लोबल लीडर्स हैं मार्केट में, अभी भी अपना मॉरल ग्राउंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। इंडिया का पोटेंशियल समझते हैं। जब दुनिया के बड़े पावर ब्लॉक्स मॉडली कोलैप्स कर रहे हैं, तब सवाल उठता है, क्या इंडिया एक नया मॉडल बन सकता है? यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया का पोटेंशियल, नॉट जस्ट एज अ पावर बट एज अ प्रिंसिपल्ड ग्लोबल लीडर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं, इंडिया की स्ट्रेंथ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 2.0। यानी कि हम किसी एक पावर को फॉलो ही नहीं करते हैं, ना नाटो के अंडर आते हैं, ना चाइना रशिया एक्सिस के अंडर आते हैं। इंडिया वॉक्स इट्स ओन पाथ। ये ही ऑटोनॉमी हमें मॉरल क्रेडिबिलिटी देती है। देन कम्स आवर वैल्यूज। वसुदैव कुटुंबकम ये सिर्फ संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये थीम 2023 के जो G20 समिट हुआ था, उस पर का एक मंत्रा भी था। डिप्लोमेसी में जब सब लोग ट्रेड या ऑयल की फिगर्स गिनते हैं, इंडिया एक वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर करता है। When it comes to principled engagement, इंडिया का चैलेंज जो यहाँ पे ये नहीं है, मतलब क्या है कि कैसे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करें बिना ह्यूमन राइट्स का रूल ऑफ लॉ से कॉम्प्रोमाइज तोड़ के। जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी दिख गया, जब दूसरे देश वैक्सीन स्टोर कर रहे थे, इंडिया ने ग्लोबल साउथ को सप्लाई किया। ये है प्रिंसिपल पैरामैग्नेटिज्म। अब इंडिया ने हमेशा डेवलपिंग नेशन जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ की तरफ से बोला है हमेशा, whether it is about climate justice, WTO reforms, etc. It is like a voice for the vulnerables. हमेशा एक कंसिस्टेंट उसका इंडिया का एक स्टांस रहा है, डोंट इग्नोर द वीक। तो आज की दुनिया में जिसमें ट्रस्ट डेफिसिट है, हिपोक्रेसी है और इंस्टेबिलिटी है, उसमें इंडिया का रोल है ना सिर्फ इकोनॉमी के रूप में, ना एक आर्मी के रूप में, बल्कि एक कॉन्सायंस के रूप में भी, जहां वैल्यूज और इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस बनाते हुए चलता है हमारा इंडिया। दुनिया अगर पावर से चलाएगी तो कन्फ्रंट, मतलब उनसे कन्फ्रंट करेगी। अगर वैल्यू से चलाएगी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। इंडिया का चैलेंज है कनेक्ट करना, लीड करना एंड इंस्पायर करना। दैट्स व्हाट वी आर लीडिंग टुवर्ड्स। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे।
जो COP30 है ब्राजील के लिए एक ग्राउंड वर्क बनाना था। जून 2025 के बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, लेकिन जो होना चाहिए था एक क्लाइमेट एम्बिशन का रिहर्सल, वो बन गया एक डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट। क्या था बॉन का मकसद? विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। कंट्रीज अपना कमिटमेंट दिखाएंगे, क्लाइमेट गोल्स को स्केल अप करेंगे एक ब्लूप्रिंट के चलते, एंड एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए फिनांस रोड मैप्स और बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जहां यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स दिखे, प्रोसीजरल हर्डल्स दिखी, एंड फिनांस रिलेटेड डेडलॉक्स भी देखने को मिले। ये सब मिलके क्या दिखा कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है फ्रैक्चर्ड हो गई है। यहाँ पे गलत क्या हुआ कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। लॉस एंड डैमेज फंड पर जीरो प्रोग्रेस होना या एमिशन टारगेट्स पर पॉलिटिकल टोकनिज्म ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट मल्टीलैटरलिज्म की क्रेडिबिलिटी जो है अभी डाउटफुल है, और ये वार्निंग सिग्नल है COP30 के लिए। अगर बॉन्ड जैसे प्रेप नीड्स फेल हो रहे हैं तो क्या हम COP30 में कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब ये सवाल अब साइंटिस्ट का नहीं, डिप्लोमेट्स के लिए भी क्रिटिकल हो गया है। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि कैसे बॉन्ड टॉक्स ने एक चीज तो क्लियर कर दी है, क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल है बट रिस्पॉन्स अभी भी बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। जब तक कंट्रीज कोलैबोरेट नहीं करेंगी तब तक क्लाइमेट चेंज का जो रियल कॉम्बैक्ट है वो नियरली इम्पॉसिबल है। तो प्लैनेट बचाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट अ प्रॉपर कमिटमेंट, एंड लेट्स होप कि COP30 जो है टर्न्स दैट होप इनटू रियलिटी फॉर अस। इसी आगे क्या है आर्टिकल में। तो अब बात करते हैं कुछ की इश्यूज की जो हमेशा एक और क्वेश्चन की तरह गूंजता रहता है COP के कॉरिडोर में। सब अग्री क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब कि और एक क्वेश्चन होता है कि क्या रोक रहा है क्लाइमेट एक्शन को? तो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो 4 मेजर रोड ब्लॉक्स जो बॉन कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस के एपिसेंटर में रहे। जो फिनेंस डेडलॉक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में सबसे बड़ा टसल है आर्टिकल 9.1 का, जो कहता है कि रिच कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए डेवलपिंग नेशंस को। लेकिन अराउंड $100 बिलियन पर ईयर का जो प्रॉमिस था अब तक पूरा ही नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी जीरो है, टाइमलाइंस बहुत वेग है, और क्वेश्चन तो इंटेंट तो क्वेश्चनेबल होगा ही। अब ये क्या, इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट गैप है और वाइड होता जा रहा है। ट्रेड टेंशंस तो आपने देखे ही होंगे, क्लाइमेट के नाम पर कुछ कंट्रीज कार्बन बॉर्डर टैक्सेस लगा रहे हैं। अब जिसे ग्लोबल साउथ इकोनॉमी बुलिंग के रूप में देखता है इसको। एग्जाम्पल जो EU का जो सीबैम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डेवलपिंग नेशंस बोल रहे हैं यू पोल्यूटेड इट फॉर 140 years एंड नाउ यू आर टैक्सिंग अस फॉर द सेम जो हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस बिकम्स वेरी अनफेयर इन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, डेवलपिंग नेशंस के। तो ये जो ट्रेड क्लाइमेट है ये ओवरलैप होता है फ्लैश पॉइंट के जैसे। अब लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, फंड तो अनाउंस होता है लेकिन अब तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, रूल्स बहुत अनक्लियर है और कंट्रीब्यूटर्स तो उनका पता ही नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं जब क्लाइमेट से नुकसान हो रहा है तो सिर्फ अडेप्टेशन नहीं, कॉम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए। बट डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं मोर कंट्रोल चाहते हैं, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म का बारे में अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैक करने के लिए ओरिजिनली 900 प्लस इंडिकेटर्स प्रपोज किए थे, अब सिर्फ 90 शॉर्टलिस्टेड है। यहाँ पे इस बात पे लड़ाई हो रही है कि कौन सा कंट्री कितना ट्रांसपेरेंट होगा, इंडिकेटर्स फेयर हैं या पॉलिटिकली टिल्टेड है। विदाउट ट्रस्ट इन ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग तो कोलैप्स ही हो जाएगी। तो क्लाइमेट क्राइसिस के सॉल्यूशंस रेडी हैं, बट पॉलिटिकल विल जो है बहुत यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है। तो जब तक ये सॉर्ट नहीं होगा ना, क्लाइमेट प्रोग्रेस पेपर वर्क में ही रह जाएगा, पेपर वर्क में भी नहीं आ रहा है, यू कैन से। तो आज हम पहुंच गए हैं सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, द वे फॉरवर्ड। इस पूरे सेशन का जो हमने डिस्कशन किया, ये सार है एक ग्लोबल चैलेंजेस का, चाहे वो क्लाइमेट में हो, हेल्थ में हो या लीडरशिप क्राइसिस में हो। सोल्यूशन हमेशा हमें मल्टी डायमेंशनल रखना होगा। लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द 5 की पॉइंट्स वी हैव स्टडीड टुडे। हमें करना है स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम को। कोविड ने एक बात तो हमें साफ कर दी है कि हेल्थ केयर इज नॉट अ सेक्टर, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी पिलर। मैटरनल हेल्थ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस,
सबको प्रायोरिटी में रखना होगा। देन कम वी थॉट कि इम्प्लीमेंट वन हेल्थ अप्रोच। जो ये जूनोटिक डिसीजेस जैसे डिसीजेस को अगर टैकल करना है तो ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट तीनों को इंटरलिंक करके पॉलिसीज बनाने होंगे। जब हम तीनों को एक साथ देखेंगे तो ही हम इसको ऐसे थ्रेट्स को हैंडल कर पाएंगे। देन वी स्पोक अबाउट प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज। वल्नरेबल कम्युनिटीज जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स होते हैं उनको लीगल सेफ्टी नेट देना जरूरी है। क्या इन्हें इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का स्टेटस मिलेगा, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, उनको डिग्निटी से जीने का हक है ना हमारे जैसे, सो दैट वे। अभी फिर देखा रिस्टोर मॉरल लीडरशिप। सिर्फ मिलिट्री इकोनॉमी से लीडरशिप नहीं आती ना, एथिक्स और प्रिंसिपल बेस्ड डिप्लोमेसी से भी ग्लोबल ट्रस्ट बनाया जाता है। इंडिया को अपनी वसुधैव कुटुंबकम अप्रोच को लीडरशिप में कन्वर्ट करना होगा। वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। देन वी सॉ हाउ टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट कोऑपरेशन। ये जो हमेशा ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का जो चलता रहता है वो डिवाइड करता है। रियलिटी में वी नीड टू फिगर आउट द फिनांस, टेक शेयरिंग और सबसे ज्यादा है ट्रस्ट पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज क्लाइमेट क्राइसिस बॉडीज थोड़ी मानते हैं, वो तो सभी जगह सिमिलर टाइप्स के होंगे। सो वी हैव टू रिमेम्बर पॉलिसी रिफॉर्म सिर्फ पेपर पर नहीं, पीपल सेंट्रिक और प्रिंसिपल ड्रिवन होने चाहिए। अब इस सेशन का मोटो क्या था? थिंक क्लाइमेट, एक्ट मॉरल एंड लीड विद पर्पस। आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट डिप्लेसमेंट, ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस या COP30 के डिप्लोमेसी के बारे में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीजें। जैसे कोस्टल विलेजेस का डिस्प्लेसमेंट हो या UN फोरम्स में लीडरशिप का मॉरल फेल्यूर हो, इंडिया के सामने हमेशा एक नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते रहते हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है इन सबसे, ग्लोबल चैलेंजेस नीड्स लोकल एक्शन एंड एथिकल ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया के पास हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी हुई है अलोंग विद सिविलाइजेशनल वैल्यूज, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ अपॉर्चुनिटी। हमारे लिए आगे का रास्ता क्लियर है। क्लाइमेट जस्टिस को प्रायोरिटी बनाना है, कोस्टल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना है एंड मॉरल लीडरशिप को हमें रिक्लेम करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ आई वांट टू टेल यू कि ये डायरेक्टली लिंक करते हैं GS पेपर 2 and 3 के साथ। आप एथिक्स के केस स्टडीज में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये समझ सिर्फ पॉलिसी बनाने का नहीं है बल्कि कैरेक्टर भी दिखाने का है। सो विद दिस वी एंड आवर सेशन टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग इट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए यू हैव टू कीप स्टडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, keep asking questions and revising. Okay? We'll see you tomorrow. Veranda IAS, where your dream becomes reality.